बनती है उसके किस आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, और 2 वेदों के बारे में, जिसमें पहला वेद था अकर्मक क्रिया जिसके बारे में, और अकर्मक क्रिया के 2 वेद, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, वहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसी क्रिया के वेदों के अंतर्गत दूसरा वेद आता है सकर्मक क्रिया। तो हमने जाना था कि अकर्मक और सकर्मक इनको पहचानने का एक तरीका है कि जिन वाक्यों में कर्म प्रयुक्त हो वहाँ सकर्मक और जहाँ कर्म प्रयुक्त न हो वहाँ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये सकर्मक क्रिया में इसकी परिभाषा के आधार पर देखिए, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात यहाँ पर कर्म का प्रयोग अवश्य होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और जहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ था और वाक्य अपूर्ण लग रहा था तो वहाँ कर्ता से संबंधित किसी शब्द का प्रयोग करके हमने वाक्य पूर्ण किया था। और यहाँ सकर्मक क्रिया है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है ना। तो कर्म पर जहाँ फल पड़ेगा वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य होता है। उदाहरण देखिए, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण, बालक दूध पीता है। तो पहले वाक्य में देखिए, पहले वाक्य में पढ़ता है, क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है, इसका उत्तर हमें मिल रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें बताया गया था कि जैसे हमें इन शब्दों के उत्तर जिन वाक्यों में मिल जाते हैं कि कहाँ, कैसे, क्यों, कब, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहे हैं कि सुरेश क्या पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो पहले वाक्य में पढ़ता है, इस क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक यहाँ कर्म है। ये जो पुस्तक शब्द है ये इस वाक्य में कर्म है, और सकर्मक क्रियाओं में तो कर्म अवश्य रूप से होना ही है। तो यहाँ पर सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य का फल जो है वो सुरेश पर न पढ़कर पुस्तक पर पढ़ रहा है, क्योंकि सुरेश पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म पुस्तक है। दूसरे वाक्य में बालक दूध पीता है, तो जो पीना क्रिया है, दूध पीने की जो क्रिया है उसका प्रभाव दूध पर पड़ रहा है। तो दूध यहाँ पर कर्म है। जिस प्रकार पहले वाक्य में पुस्तक कर्म है, उसी प्रकार दूसरे वाक्य में दूध कर्म है। अब बालक यहाँ पर क्या हुआ, बालक यहाँ पर कर्ता हुआ। तो कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, पीने की क्रिया, उस पीने की क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर दूध पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूध को पिया जा रहा है, बालक के द्वारा दूध को पीने की क्रिया की जा रही है। तो दूध हुआ कर्म और पीना क्रिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार जो देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, आना, जाना, बेचना, लिखना आदि जो है ये सभी सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। क्रिया की प्रथम वेद अकर्मक क्रिया, उसके 2 वेद पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वो पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया के कितने वेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के बारे में हमने जान लिया था, उसकी क्या परिभाषा है, और उसके बाद हम उसके वेदों के बारे में जान रहे हैं। तो सकर्मक क्रिया में कर्म की अनिवार्यता को देखते हुए हम यहाँ पर इसके 3 वेद करते हैं। सबसे पहला है पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं, पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं। दूसरा वेद है पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, और तीसरा वेद है अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। विस्तारित रूप से आगे हम जानते हैं। पहला इसका वेद है पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है उन्हें पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं कहते
अब देखिए इन वाक्यों में जो वाक्य पूर्ण एक कर्मक क्रियाओं के वाक्य हैं, उन वाक्यों में क्रियाओं वाक्य में एक ही कर्म होगा। उन्हें एक कर्मक क्रिया नाम के आधार पर हम परिभाषा क्या देख लेते हैं। इसका जो शुरुआत इसका भेद का नाम है पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया है यानी कि इसमें एक ही कर्म होगा और उसी कर्म के आधार पर वाक्य पूर्ण हो जाएगा। वाक्य में अन्य किसी शब्द की आवश्यकता हमें ज्ञात नहीं होगी। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ एक ही कर्म है पुस्तक, पुस्तक को हम कर्म मान रहे हैं, एक ही कर्म है। मोहन करता है और पढ़ना क्रिया है, तो मोहन के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, इसलिए पुस्तक यहाँ पर कर्म है और एक कर्म है, इसीलिए यहाँ पर इस भेद का नाम दिया गया है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। यानी एक ही कर्म है जिसके आधार पर वाक्य का अर्थ जो है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य किसी सहयोग सहायक की आवश्यकता नहीं रहती, अन्य किसी सहायक क्रिया, अन्य किसी कर्ता से संबंध रखने वाले शब्द किसी की आवश्यकता नहीं, केवल एक कर्म के आधार पर ही वाक्य पूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर दूसरा इसका भेद है पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। जैसा कि पहले में हमने देखा एक कर्मक क्रिया और दूसरी भेद में है पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, अब देखिए परिभाषा, वाक्य में जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं कि पूर्ण द्विकर्मक क्रिया से तात्पर्य यही है कि जिन वाक्यों में दो कर्म हो वहां पर पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। अब देखो दो कर्म कैसे, शीला ने राधा को पुस्तक दी, ठीक है, यहाँ पर शीला और राधा इनको कर्ता मान रहे हैं, पुस्तक दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक को कर्म न मानकर ने और को कर्म माना गया है, ठीक है। ने और कर्म ये दो है। अब इनमें से किसी एक को भी हम हटाते हैं तो हमारा वाक्य अपूर्ण हो जाएगा। शीला ने राधा पुस्तक दी तो भी वाक्य अपूर्ण, शीला राधा को पुस्तक दी तब भी वाक्य अपूर्ण। इसीलिए इस वाक्य में ने और को कर्म माना गया है और इसी आधार पर इस वाक्य में दो कर्म है, इसीलिए यह द्विकर्मक क्रियाएं हैं और वो भी पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, क्योंकि यहाँ पर जो दी क्रिया है पुस्तक दिया जाना, ये जो दी क्रिया है इसके दो कर्म हैं। पुस्तक शीला ने पुस्तक जो है वो राधा को दी, तो यहाँ पर ने और को दो कर्म है, तो इसीलिए इन दो कर्मों के आधार पर वाक्य पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं मानी जा रही है, ठीक है। अगला भेद है तीसरा अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। तो अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है दोनों में पूर्ण था, यहाँ पर अपूर्ण आया है, तो यहाँ अपूर्ण से तात्पर्य होगा कि जो पूर्ण न हो। अब न हो अर्थ अपूर्ण हो या अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी सहयोग की आवश्यकता हो, किसी अन्य शब्द की आवश्यकता हो, तो उसके लिए हम देखें कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म है यानी कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहे, वरना अर्थ अपूर्ण रहता है। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट है ये बात कि वे क्रियाएं जिस वाक्य में वे क्रियाएं जिनमें कर्म होते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहे, वरना उसका वाक्य का
ठीक है, कैसे हम इस उदाहरण से समझेंगे। ध्यान से देखना बच्चों। हरि रवि को मूर्ख समझता है। अब इसमें इस वाक्य में रवि को जो शब्द है ये कर्म है। रवि को कर्म है, लेकिन इस कर्म के सहयोग के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देखिए ध्यान से, अगर हम मूर्ख शब्द हटा दें तो वाक्य होगा हरि रवि को समझता है। लेकिन क्या हरि रवि को समझता है? क्या समझता है? मित्र समझता है? क्या समझता है? इस आधार पर हम इस वाक्य को पूर्ण करते हुए किसी सहयोगी शब्द की आवश्यकता या मांग जो है वो हम स्पष्ट देख रहे हैं। इस वाक्य में रवि को कर्म है, लेकिन यह अकेले अधूरा अर्थ देता है ना। रवि को कर्म है, सकर्म क्रिया है, तो रवि को यह शब्द कर्म है, लेकिन यह अन्य किसी शब्द की आवश्यकता की मांग स्पष्ट कर रहा है। अब मूर्ख शब्द के आने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मूर्ख शब्द जैसे ही हमने इस वाक्य में लिखा तो यह वाक्य पूर्ण हो गया और इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया। अब मूर्ख को हम कर्म पूरक शब्द करेंगे। कर्म पूरक यानी रवि को जो कर्म शब्द है इसका पूरक शब्द मूर्ख है। ठीक है, तो ये जो मूर्ख शब्द है इसे हम कर्म पूरक शब्द कहेंगे। तो इस कर्म पूरक शब्द के आने से, इस मूर्ख शब्द के आने से ही ये जो सकर्म क्रिया जो है ये पूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर हरि रवि को मूर्ख समझता है, तब हमारा वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है।